जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम मोहम्मद उमैर सादिक है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। सो मेरी जो रिसर्च डोमेन है दैट इज़ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो उसमें हम ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जीपीयूज़ और मल्टी कोर सिस्टम्स पे प्रोग्रामिंग करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसका बुनियादी पर्पज़ आपको जीपीयू कंप्यूटिंग से थोड़ा सा फेमिलियर करना है। ऑब्वियसली आप इसका नाम तो सुना होगा जीपीयू का, इसको यूज़ भी करते होंगे, लेकिन इसको जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग के लिए हम इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके लिए आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इस पे अपनी मर्ज़ी की, अगर आपका कोई एल्गोरिदम है या कोई भी ऐसा टास्क है जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको आप जीपीयू पे प्रोग्राम कर सकें। तो हम इस लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। जीपीयूज़ के बारे में ऑब्वियसली आपने सुना होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इसको आप गेमिंग के लिए अक्सर यूज़ करते ही, मतलब आपने अगर कोई हाई किस्म की गेम रन करनी है आपको एक्सक्यूज़ मी सर। जी सर काइंडली अगर आप थोड़ा माइक्रोफोन के थोड़ा करीब हो जाएं, हमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। अब बेहतर है पहले से? जी सर। ओके, चलें आप। ओके जी, मैं बता रहा था जीपीयूज़ के बारे में। आप अक्सर इसको गेम्स में यूज़ करते हैं क्योंकि गेम्स में आपके ग्राफिक्स बड़े एक्सपेंसिव किस्म के होते हैं, तो उनको प्रोसेस करने के लिए ऑब्वियसली आप सिंपल सीपीयू वगैरह से उसको प्रोसेस नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की होती है। तो वहाँ पे हम ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को यूज़ करते हैं एक्सटेंसिव किस्म के ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जीपीयूज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये 1980s और 1990s में स्टार्ट हुई थी और बुनियादी तौर पे दो तरह के जीपीयूज़ होते हैं। एक इंटीग्रेटेड जीपीयूज़ होते हैं और दूसरे हमारे पास डिस्क्रीट या जिनको आप डेडिकेटेड जीपीयूज़ भी कहते हैं। जो इंटीग्रेटेड जीपीयूज़ होते हैं ये तो आपकी जो चिप होती है जिस पे आपका सीपीयू लगा होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसके साथ ही एक छोटा सा जीपीयू अटैच होता है जो बुनियादी तौर पे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पावर कोई ज़्यादा नहीं होती और उसकी कोई अपनी रैम मेमोरी भी नहीं होती। वो बुनियादी तौर पे जो सिस्टम की रैम होती है उसको यूज़ कर रहा होता है और उसको यूज़ करके ही जो उसने काम करने होते हैं वो काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और उस पर आपको कहीं पे आप कोई लेट्स से कोई गेम रन करते हैं और उसमें कोई ग्राफिक प्रोसेसिंग होती है तो उस सिचुएशन में जो आपका इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है वो काम करता है और वो उस तरह की ग्राफिक रेंडरिंग करता है बैकएंड पे। लेकिन जो इंटीग्रेटेड जीपीयूज़ होते हैं इनकी एक तो अपनी रैम नहीं होती, ऑब्वियसली ये सिस्टम की रैम को यूज़ करेंगे। इनकी पावर भी बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की नहीं होती, तो आप इससे बहुत ज़्यादा ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन की ज़रूरत है वो वाले काम आप इनसे नहीं ले सकते। ये वाले जो जीपीयूज़ हैं ये आपके जो सिस्टम्स हैं इंटेल के उनमें मौजूद होते हैं जिनकी ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन हम जिन जीपीयूज़ की बात कर रहे हैं वो डिस्क्रीट जीपीयूज़ हैं जिनको आप डेडिकेटेड जीपीयूज़ भी कहते हैं। ये आपके पास एक अलहदा से कार्ड होता है जिसमें उसकी अपनी रैम होती है, उसकी अपनी बेतहाशा कोर्स होती हैं और उसकी जो पावर है कंप्यूटिंग पावर वो बहुत ज़्यादा होती है। हम आज के लेक्चर में डिस्क्रीट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। इनके दो मेजर वेंडर्स हैं, एक AMD है और एनवीडिया के बारे में आपने सुना होगा। ये इसके मेजर वेंडर्स हैं जो डिस्क्रीट जीपीयूज़ बनाते हैं। ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन था। इंटीग्रेटेड जीपीयू और डिस्क्रीट जीपीयूज़ के बारे में हमने थोड़ा सा डिफरेंस को देखा। इसके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
ओके जी, होप अभी तक आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। सो हम बुनियादी तौर पे आज डिस्क्रीट जीपीयूज़ की बात करेंगे। सो डिस्क्रीट जीपीयूज़ पे प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। उनमें ओपन सी एल जो है ये स्टैंडर्ड है। इसकी मदद से आप किसी भी जीपीयू को प्रोग्राम कर सकते हैं, चाहे वो AMD का हो, चाहे वो NVIDIA का हो। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इसकी मदद से आप सभी जीपीयूज़ को प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन जो NVIDIA है उनका एक अपना फ्रेमवर्क भी है, प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क, जो कि CUDA के नाम से है। सो अगर आपने NVIDIA के जीपीयू को प्रोग्राम करना है तो उसके लिए OpenCL तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप CUDA यूज़ करें। CUDA का फ़ायदा ये है कि CUDA जो है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत अगर आप सिर्फ OpenCL को यूज़ करें। तो इसके काफ़ी सारे रैपर भी मौजूद हैं, जैसे कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट तो CUDA को आप C में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अगर आप पाइथन में इसको प्रोग्राम करना चाहें तो PyCUDA इसका एक रैपर है, जिसमें आप पाइथन में CUDA की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और एक नुम्बा आर्किटेक्चर भी मौजूद है, जिसमें भी बाकी आप कितना जा CUDA की सकता है कर सेशन सकते बाद चुप ला के डॉक्टर वाले हैं। जी। सो उसके अलावा भी ओपन ACC में भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ओपन ACC के बारे में अगर आप फेमिलियर हों, या अगर आप ओपन MP से तो फेमिलियर होंगे ही। सो वहाँ पे जिस तरह हम प्रैग्मास यूज़ करते हैं, इसी तरह भी ये लैंग्वेजेस भी प्रैग्मास की मदद से बुनियादी तौर पे आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसकी वजह से आप पैरेललिज्म अचीव करते हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये अभी तक इतनी मैच्योर नहीं है। अगर आप इसमें हर तरह का ऑब्वियसली काम नहीं कर सकते और इनकी परफॉर्मेंस भी उस तरह से अच्छी नहीं है। सो इस सारी बात का लुबेल बात ये है कि जो OpenCL है ये तो एक स्टैंडर्ड है हमारे पास, इसकी मदद से आप किसी भी जीपीयू को प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप NVIDIA के जीपीयूज़ पर अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो बेहतर यही है कि आप CUDA को यूज़ करें, क्योंकि CUDA की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी है OpenCL की निस्बत, और इसको प्रोग्राम करना थोड़ा सा आसान है। OpenCL में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें थोड़ा सा जिस तरह आप कह लें कि जैसे आपके पास एक हाई लेवल और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, OpenCL में थोड़ा सा वो उसमें आपको एक्सप्लिसिटली बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम करना पड़ती हैं, लेकिन CUDA में आप बआसानी चीज़ों को प्रोग्राम कर सकते हैं। सो ये तो थोड़ा सा लैंग्वेजेस के हवाले से कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जीपीयू पर प्रोग्रामिंग के लिए। हम ऑब्वियसली इस सेशन में CUDA को डिस्कस करेंगे और PyCUDA को भी थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें किस तरह से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। सो ये हमारे लेक्चर का, हमारे जो सेशन है इसका आज टारगेट है। ओके जी, अब हम बात करते हैं NVIDIA के माइक्रो आर्किटेक्चर्स के हवाले से। सो माइक्रो आर्किटेक्चर्स को आप जनरेशन्स भी कह सकते हैं। जिस तरह आपके पास जो CPUs होते हैं उसमें Core i3, Core i5, Core i7, इस तरह से ऑनवर्ड्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट तरह के जनरेशन्स आती रही हैं। इस तरह से जो NVIDIA के GPUs हैं उनकी भी डिफरेंट जनरेशन्स आती रही हैं। माइक्रो आर्किटेक्चर्स उनको हम कहते हैं। सो ये टाइम के साथ साथ अपडेट होते रहे हैं। तो सबसे पहला माइक्रो आर्किटेक्चर जो NVIDIA ने इंट्रोड्यूस करवाया था दैट वाज टेस्ला, और ये नवंबर 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद फर्मी आया था, देन कैपलर, फिर मैक्सवेल, देन पास्कल 2016 में आया, पोर्टा 2017 में, उसके बाद ट्यूरिंग आया 2018 में। ट्यूरिंग का जो बुनियादी मकसद था वो मशीन लर्निंग के हवाले से प्रोग्रामिंग का था, तो उस हवाले से इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया था ट्यूरिंग को। उसके बाद इम्पेयर मई 2020 में आया है, जो उनका लेटेस्ट माइक्रो आर्किटेक्चर है। उसके बाद दो आर्किटेक्चर जो इन्होंने और इन फ्यूचर रिलीज़ के लिए स्केड्यूल किए हैं, जिनमें इम्पेयर नेक्स्ट है
वो 2022 में रिलीज़ होगा। उसके बाद इम्पेयर नेक्स्ट है वो 2024 में रिलीज़ होगा। देन नोवेलिस एंड होपर, ये इनकी फ्यूचर रिलीजेस हैं, लेकिन इनकी अभी कोई डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की। सो ये डिफरेंट माइक्रो आर्किटेक्चर्स, जिनको आप जनरेशंस भी कह सकते हैं, ये एनवीडिया की हैं। सो हम जो है आज के लेक्चर में जिस माइक्रो आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे दैट इज़ केपलर। ऑब्वियसली यहाँ पे एक क्वेश्चन रेस होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नए जीपीयूज़ आ चुके हैं, तो हम इतने पुराने माइक्रो आर्किटेक्चर वाले जीपीयू को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो केपलर का माइक्रो आर्किटेक्चर है, इसमें अगर आप जीपीयूज़ के फंडामेंटल्स को देखना चाहते हैं बिल्कुल लो लेवल पे, तो उसके लिए केपलर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सवेल में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें वो आपके बिहाफ पे सिर्फ आपको उसकी रूटीन्स मिल जाती हैं और बैकएंड पे वो खुद उसी तरह से हो जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि बैकएंड पे हो क्या रहा है। लेकिन केपलर में आपको सारा कुछ एक्सप्लिसिटली खुद से प्रोग्राम करना पड़ता है। सो अगर आपके पास केपलर का नॉलेज होगा तो आप बाकी सारे जीपीयूज़ जो मैक्सवेल, पास्कल या वोल्टा वगैरह हैं, उन पर आप प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी लेटेस्ट जीपीयू का नॉलेज है तो फिर उसकी मदद से आप जो पुराने जीपीयूज़ हैं, पुराने माइक्रो आर्किटेक्चर्स हैं, उनको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ऑब्वियसली बहुत सारी रूटीन जो हैं वो इस तरह होती हैं कि उनका एक रैपर फंक्शन मिल जाता है आपको, आप सिर्फ उसको कॉल करते हैं और आपको ये नहीं पता होता कि बैक एंड पे क्या हो रहा था उस रूटीन के। सो इस वजह से हम जो है आज केपलर माइक्रो आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे एनवीडिया के। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लें। जी क्लियर है सबको? जी अमैल भाई। यस सर। ओके, अरे जी, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कहीं भी रोक के मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही सेशन है। इस सेशन का ज़्यादा बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आप खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे, चीज़ों को खुद से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसको हमने एक ही सेशन में काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो अगर आप खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग वो उस हवाले से कम होगी। तो बेहतर यही है कि आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो रोक के पूछ लें, ताकि आपको अगली चीज़ें समझने में आसानी हो। और जी, सो हमने माइक्रो आर्किटेक्चर्स के हवाले से थोड़ी सी बात की थी। सो अब थोड़ा सा मैं आपको अफादियत के बारे में बताता चलूँ जीपीयूज़ की। ऑब्वियसली आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पर एक्सटेंसिव किस्म की जो कंप्यूटेशन है उनकी ज़रूरत होती है। सो आपके पास मल्टी कोर सिस्टम्स हैं जिनको ऑब्वियसली प्रोग्राम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ कोर्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आ जाते हैं जिनमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी एक्सप्लिसिट किस्म की होती है और बहुत ज़्यादा जो अगर आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ती है। लेकिन उसके बरक्स जो जीपीयूज़ हैं इनको मैं अगर थोड़ा सा कहूँ तो इनका ज़्यादा जो जिससे करीब हैं वो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर से जीपीयूज़ का जो आर्किटेक्चर है वो मिलता जुलता है। इसमें आपको एक्सप्लिसिट किस्म की कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो डाटा होता है वो जीपीयूज़ की जो कोर्स होती हैं उनके मबैन शेयर्ड होता है। तो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर से ज़्यादा करीब तर जो है जीपीयूज़ का आर्किटेक्चर। उसके बाद इसमें चूँकि कोर्स बेतहाशा होती हैं, मल्टी कोर सिस्टम्स में तो आपके पास 3-4 कोर्स होती हैं, लेकिन जीपीयूज़ में आजकल 3000 कोर्स वाले जीपीयूज़ भी मौजूद हैं, 6000 कोर्स वाले, और अभी जो अम्पेयर्स
एम्पेयर नेक्स्ट के जो वर्जन्स आ रहे हैं उनमें 8000 तक जो सुनने में आ रहा है कोर्स होंगी। इतनी ज़्यादा इनमें कोर्स होती हैं बुनियादी तौर पे। तो जब इतनी कोर्स होती हैं तो ऑब्वियसली आप उससे बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो मशीन लर्निंग की जो बुनियादी तौर पे फील्ड है हमारे पास, उसमें जो न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट है, अगर आप आज से कुछ 10-15 साल पीछे चले जाएं तो उस वक़्त ये समझा जाता था कि शायद न्यूरल नेटवर्क को प्रोसेस करने के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, वो कभी भी अवेलेबल नहीं होगी। न्यूरल नेटवर्क को हम उस तरह से रियल सिनारियोस में यूज़ नहीं कर सकते। ये आज से 10-15 साल पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट था। इवन के प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे वो भी ये समझते थे कि शायद जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं इनको कोर्स में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी प्रोसेसिंग हम कर नहीं सकते इन रियल टाइम, तो फिर ये एप्लीकेबल भी नहीं है इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में। तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर जीपीयूज़ को जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करना शुरू हुए लोग, और फिर ऑब्वियसली जब जीपीयूज़ की मदद से आप इतनी एक्सटेंसिव किस्म की प्रोसेसिंग जो है वो कर पा रहे थे, फिर ऑब्वियसली जो न्यूरल नेटवर्क्स और ये डीप लर्निंग की डोमेन ये इमर्ज हुई, और आपको पता है कि आजकल ये कितनी पॉपुलर है और इसकी मदद से आप कितना काम कर सकते हैं। इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जीपीयूज़ हैं इनकी प्रोसेसिंग पावर कितनी ज़्यादा है और इनको आप कितना इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग के काम करने के लिए। ये थोड़ी सी मोटिवेशन भी है आपके लिए कि अगर आपका अपना कोई एल्गोरिदम आपको कोई रियल वर्ल्ड में नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और आपने उसको क्विकली आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, तो जीपीयूज़ आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है उसको क्विक टाइम में एग्जीक्यूट करने। ओके जी, अब हम बात करते हैं लेटेंसी और थ्रूपुट की। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि लेटेंसी और थ्रूपुट में क्या फ़र्क होता है? जी, एनीवन? सर लेटेंसी ये है कि हमारे पास जब कोई जॉब आई है उसको फुलफ़िल करने तक हमारे पास कितना टाइम लगा है, और थ्रूपुट ये है कि पर सेकंड या वो पर यूनिट कितनी जॉब्स हमारे पास फुलफ़िल हो रही हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेटेंसी ये होती है आप कोई जॉब परफॉर्म करते हैं उसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज़ लेटेंसी। उसके बाद थ्रूपुट होती है। थ्रूपुट ये होती है कि आप जो हैं एक यूनिट टाइम में या एक सेकंड में जो भी आपके टाइम का यूनिट है उसमें उसमें कितने नंबर ऑफ एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। जब हम जीपीयूज़ की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर थ्रूपुट का कंसेप्ट यूज़ होता है कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम पर यूनिट टाइम में मैक्सिमम एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर पाएँ। इसके बाद जो सीपीयूज़ का कॉन्सेप्ट था वहाँ पे लेटेंसी को मिनिमाइज़ किया जाता था। आपकी कोर्स होती तो बहुत कम थी, लेकिन वो बहुत बहुत पावरफुल होती थी। क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती थी तो वो एक जो काम उसको टास्क दिया जाता है सीपीयू की कोर को करने के लिए, वो बहुत कम टाइम में सीपीयू की कोर की मदद से किया जा सकता है। जबकि हम जीपीयू की बात करें तो यहाँ पे कोर्स उस तरह से उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, लेकिन उनका नंबर काउंट बहुत ज़्यादा होता है। आप एक यूनिट टाइम में बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। जीपीयूज़ का बुनियादी जो पर्पस है दैट इज़ के थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना, नंबर ऑफ एक्शंस पर यूनिट टाइम आपने मैक्सिमम अचीव करने हैं। ये जो बुनियादी जीपीयूज़ का कॉन्सेप्ट है उनके बैकएंड पे उसका पर्पस जो है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ डाटा पैरेललिज्म एंड टास्क पैरेललिज्म। इसके हवाले से भी आपको पता होगा। ऑब्वियसली जो टास्क पैरेललिज्म है इसमें ये होता है कि
आपकी जो मल्टीपल कोर्स होती हैं वो इन पैरेलल तो काम कर रही होती हैं, लेकिन जो डिफरेंट कोर्स होती हैं वो डिफरेंट टास्क्स पे काम कर रही होती हैं, वो डिफरेंट तरह के काम कर रही होती हैं। उसके बाद जो डाटा पैरेललिज्म का कंसेप्ट है, इसमें ये होता है कि तमाम की तमाम कोर्स एक ही काम कर रही होती हैं, लेकिन वो उसके लिए डिफरेंट डाटा को यूज़ कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लेट्स से आपके पास एक बहुत बड़ी डाटाबेस है जिसमें से कुछ सर्च करना है। सो आप सारी जो आपकी कोर्स हैं उनको आप सर्च करने पे लगा देंगे। अब सारी की सारी मिलकर सर्च ही परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन हर एक के पास डाटा जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इसके बाद अगर मैं टास्क पैरेललिज्म की बात करूं तो उसमें ये हो सकता है कि एक और प्रोबेबली सर्च कर रही है, एक में आप लेट्स से आपने कोई वीडियो चलाई हुई है, वो उसमें आप वीडियो को यूज़ कर रहे हैं। दूसरी कोर में लेट्स से आप कोई स्ट्रिंग कंपैरिजन का एल्गोरिथम चला रहे हैं, यानी कि आपकी मल्टीपल कोर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के काम कर रही हैं। लेकिन जो डाटा पैरेललिज्म होती है इसमें सारी की सारी कोर्स एक ही काम करती हैं, लेकिन उनको जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सो जो जीपीयूज़ हैं ये बुनियादी तौर पे डाटा पैरेललिज्म को पे काम करते हैं, क्योंकि आप सारे का एक ही डाटा सारी की सारी कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। काम सारी की सारी कोर्स एक ही करती होती हैं, लेकिन हेलो सर, ये सबको ना अटेंड ही बना दें, सर ये निकाल ही जा रहे हैं बाहर बच्चे। चलिए ठीक है, मैं मैनेज करता हूँ सर, आप कंटिन्यू करें। जी ओके जी। सो जीपीयूज़ का बुनियादी ताल्लुक डाटा पैरेललिज्म से है। अब जो है हम थोड़ा सा सीपीयू और जीपीयू में डिफरेंस को देखते हैं। हमने लेटेंसी और थ्रूपुट की बात की, डाटा पैरेललिज्म और टास्क पैरेललिज्म की बात की। उसके बाद अगर आप एक सीपीयू की कोर को देखें तो वो कोर बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म के काम कर सकती है। लेकिन जो जीपीयू की कोर है वो सिंपल होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म के काम तो नहीं कर सकती। तो चूँकि इसकी पावर कम होती है सीपीयू की कोर की निस्बत, तो इस वजह से आप टोटल काउंट इनका बढ़ा लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ थ्रेड्स की बात करें तो सीपीयू में ऑब्वियसली आपके थ्रेड्स जो हैं वो लिमिटेड होंगे। आपके पास जितनी कोर्स होती हैं यूजुअली हम उतने ही थ्रेड्स लॉन्च करते हैं। सो हम अगर आजकल के कॉमन सिस्टम्स को देखें तो वहाँ पे हमारे पास ऑक्टा कोर, क्वाड कोर या हेक्सा कोर सिस्टम्स अगर अवेलेबल हैं तो वहाँ पे 16, 8 या 4 तक कोर्स होती हैं। तो आप उतने थ्रेड्स लॉन्च करते हैं। लेकिन अगर हम जीपीयूज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आजकल जो मॉडर्न जीपीयूज़ आ रहे हैं उसमें बेतहाशा कोर्स होती हैं। 3000 एक कॉमन नंबर है, 6000 वाले जीपीयूज़ भी मौजूद हैं। तो आप इतने नंबर ऑफ़ थ्रेड्स सिमल्टेनियसली लॉन्च कर सकते हैं और इतनी प्रोसेसिंग सिमल्टेनियसली हो रही होती है। उसके बाद कैशेस की बात करें तो जो सीपीयू का कैशे होता है उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, जीपीयू के कैशेस का साइज़ थोड़ा सा कम होता है। दैन अगर हम स्पाशियल और टेम्पोरल इक्वालिटी की बात करें तो सीपीयूज़ में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। इससे पहले कि इसके बारे में बात करें, आप में से कोई बताना चाहेगा कि स्पाशियल और टेम्पोरल लोकेलिटी में फ़र्क क्या होता है? जी, एनीवन? Sir, if I may, spatial is something that is associated with the space, right? Or in terms of agar hum system baat kare to we might be talking about the memory. Temporal is something where the time factor is involved, and we are rather concerned about the complexity or the time it would take for something to run. ओके उस्मान, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
जिस तरह उस्मान ने कहा, स्पेशल लोकेलिटी का ताल्लुक आपकी वो मेमोरी से होता है। लेट्स से मेमोरी में से आपने कोई एक ब्लॉक एक्सेस किया है। इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप उसके नज़दीक तरीन ब्लॉक जो हैं वो मेमोरी में एक्सेस करेंगे इन फ्यूचर। लेट्स से आपने एक बड़ी सारी अरे स्टोर की हुई है और उसमें लेट्स से 5000 लोकेशंस हैं और आपने एक टाइम पे कोई लोकेशन एक्सेस की है दैट इज़ 2400 इंडेक्स। नेक्स्ट टाइम पे पॉसिबिलिटी ये है कि आप 2401 को एक्सेस करेंगे, यानी कि जो लोकेशन आपने रिसेंटली एक्सेस की थी उसके नज़दीक तरीन लोकेशन को आप अगले टाइम में एक्सेस करेंगे। जो टेम्पोरल लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें यह है कि अगर आपने कोई डाटा ब्लॉक को एक्सेस किया है मेमोरी से, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपको उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ जाए, आप उसी को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह से उस्मान साहब ने बताया है। जब हम CPUs की बात करते हैं तो इसमें ये दोनों फिनोमेना यूज़ होते हैं, स्पेशल और टेम्पोरल लोकेलिटी का भी। लेकिन जब हम GPUs की बात करें तो उसमें टेम्पोरल लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता और स्पेशल लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। GPUs को यूज़ करते वक्त आपने ये याद रखना है कि अगर आपने कोई एक ब्लॉक एक्सेस कर लिया है तो इन फ्यूचर वो कैशे में उसको सेव नहीं करेगा उसकी रीयूजेबिलिटी के लिए, लेकिन स्पेशल लोकेलिटी के हवाले से उसके जो नज़दीक तरीन ब्लॉक होंगे वो उसको कैशे में फैच ज़रूर करेगा। ये थोड़ा सा CPU और GPU में डिफरेंसेस हैं। ओके जी, अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस के हवाले से बात करें। दो तरीक़ों से आप जो GPU हैं उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं या उसकी कैपेबिलिटी को जज करते हैं। एक तो पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस होती है, यानी कि गीगा फ्लॉप्स में जिसको आप मेजर करते हैं कि एक सेकंड में कितने आप गीगा फ्लोटिंग ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। आपका GPU जितने गीगा फ्लॉप्स उसकी जो परफॉर्मेंस है जितनी वो ज़्यादा होगी उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उतनी अच्छी होगी, अगर उसके जी फ्लॉप्स कम हैं तो उसकी परफॉर्मेंस उतनी कम होगी। जी फ्लॉप्स की मदद से आप ओवरऑल जो GPU है उसकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। उसके बाद मेमोरी बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कितनी फास्ट मेमोरी को लोड या स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली GPU में बसेस होती हैं, PCI बस होती है जो कि डाटा को GPU की मेमोरी में स्टोर और लोड करने का काम करती है। उन बसेस की मुख्तलिफ स्पीड होती है, उस स्पीड से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कितनी क्विकली डाटा को स्टोर और डाटा को फैच कर सकते हैं। आप जितनी क्विकली वो कर सकते हैं ऑब्वियसली उतनी मेमोरी बैंडविड्थ उस GPUs की ज़्यादा होगी, और अगर आपको मेमोरी को बार बार फैच या उसको स्टोर करना पड़ता है तो वो उस GPU की मदद से आप उतनी क्विकली कर पाएंगे। ये दो मेजर्स हैं जिसकी मदद से ओवरऑल आप GPU की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाते हैं, उसकी कंप्यूटेशन पावर का और उसकी मेमोरी बैंडविड्थ का आप अंदाज़ा लगाते हैं। ये हर GPU की जब आप स्पेक्स देखेंगे तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी पीक परफॉर्मेंस क्या है या उसकी मेमोरी बैंडविड्थ क्या है, उसमें PCI बस जो है जो लगी हुई है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। उससे आप किसी भी GPU के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर आजकल तो T-फ्लॉप्स यूज़ होते हैं जी, T-फ्लॉप्स ऑब्वियसली उनकी पावर्स जो है वो बढ़ रही है, तो फिर ऑब्वियसली टेराफ्लॉप्स में आप उसके हवाले से उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि हम कैपलर के हवाले से बात करते हैं तो कैपलर्स की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो टेराफ्लॉप्स में कर सके, तो वहाँ पे गीगाफ्लॉप्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ओके, ये थोड़ा सा हमारा GPUs का इंट्रोडक्शन था। अब हम GPU प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करते हैं। उस हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं जो कि जैसे जैसे हम मज़ीद बात करेंगे हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले होस्ट
होस्ट से मुराद ये है कि जब भी हम CPU या CPU की मेमोरी को रेफ़र करेंगे तो हम उसको होस्ट या होस्ट मेमोरी कहेंगे कन्वर्ट्स। उसके बाद जब भी हम GPU या GPU की मेमोरी को रेफ़र करेंगे तो हम उसको डिवाइस से रेफ़र करेंगे, डिवाइस या डिवाइस मेमोरी। सो जब भी GPUs को डिस्कस किया जाता है तो ये टर्म्स ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो हम भी इसी टर्मिनोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो CPU को हम होस्ट से रेफ़र करेंगे और GPU को हम डिवाइस से रेफ़र करेंगे। ओके जी, सो अब हम अगर GPU के आर्किटेक्चर की बात करें सो GPUs पे बुनियादी तौर पे मल्टीपल SMs जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये आपके पास कोई डिस्क्रीट GPU है, ये उसकी डाई है। सो उस पर एक से ज़्यादा SMs जो हैं वो मौजूद होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके पास GPUs कौन सा है, उस पर हो सकता है 5 SMs हों, 15 हों, 30 हों। ये डिपेंड करता है कि GPUs है कौन सा और उसकी ओवरऑल पावर कितनी है। सो इन शॉर्ट एक GPU पर मल्टीपल SMs जो हैं वो मौजूद होते हैं और एक जो SM होता है उस पर मल्टीपल जो है ट्रांजिस्टर या जिनको आप कोर्स कहते हैं वो मौजूद होती हैं। सो ये एक SM के साइड वाली पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इस पर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, इनको आप कोर्स भी कह सकते हैं। इसी तरह ये एक दूसरा SM है, उसकी शक्ल भी इसी तरह की होगी, उस पर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे और इस तरह सारे SMs पर इसी तरह मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स या कोर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो GPUs जो है ये मल्टीपल SMs का एक मजमुआ है। जस्ट अ सेकंड, हम अभी स्टार्ट। ओके जी, सो ये हमने अभी बात की कि GPU जो है उस पर मल्टीपल स्ट्रीमिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो अब जो है हर SM के अंदर एक तो हमने ऐसे बात की कि इस पर ट्रांजिस्टर्स होंगे जिनको आप CUDA कोर्स भी कहते हैं। उसके अलावा हर SM की मुख्तलिफ चीज़ें और भी होती हैं। हर SM की अपनी एक शेयर्ड मेमोरी भी होती है या उसकी एक कैश भी होती है हर एक SM की। उसके बाद हर SM के साथ कुछ रजिस्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, लोड और स्टोर यूनिट्स होते हैं मेमोरी में डाटा फैच करने के लिए और डाटा स्टोर करने के लिए। SFUs या जिनको आप स्पेशल फंक्शंस यूनिट्स कहते हैं ये भी मौजूद होते हैं एक से ज़्यादा। इनका काम ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जैसे कोसाइन, साइन, इस तरह के जो ज्योमेट्रिकल फंक्शन अगर आपने परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए SFUs यूज़ होते हैं। सो हर एक SM पर मल्टीपल SFUs होते हैं। उसके बाद एक से ज़्यादा वार्प स्केजुलर्स होते हैं। वार्प होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन वार्प स्केजुलर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा एक SM पर मौजूद होते हैं। सो ये GPUs की स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है कि इनका ओवरऑल काउंट कितना है। सो आप किसी भी GPU की स्पेसिफिकेशन पे देख सकते हैं कि उसके अंदर SFUs कितने हैं, वार्प स्केजुलर्स कितने हैं, लोड स्टोर यूनिट्स कितने हैं, या शेयर्ड मेमोरी का साइज़ या रजिस्टर्स का साइज़ कितना है। ये आपको स्पेसिफिकेशन से उसकी पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक SM के अंदर मौजूद होती हैं और इस तरह के मल्टीपल SMs जो हैं वो GPUs पर होते हैं। जी क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, और जी ओके जी, सो हमने
एसएम के बारे में बात कर ली और एसएम के अंदर जो यूनिट्स मौजूद होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली है। सो इसके बाद हम अब देखते हैं कि जो जीपीयू का प्रोग्राम है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरह से आप ओवरऑल एक जीपीयू का प्रोग्राम स्ट्रक्चर करते हैं। सो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि आप सीपीयू पर मेमोरी जो है वो एलोकेट करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डेटाबेस है जिसमें से आपने सर्चिंग करनी है तो आप सीपीयू पर इतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे और वो सारे का सारा डाटा जो है वो सीपीयू की मेमोरी में फैच कर लेंगे और वो सीपीयू पर स्टोर होगा। उसके बाद आप सेकंड पे काम ये करेंगे कि उतनी ही मेमोरी आप अपने जीपीयू पर एलोकेट करेंगे। जितना डाटा आपने सीपीयू पर स्टोर किया हुआ है उतनी ही मेमोरी आप अब डिवाइस पर या जीपीयू पर एलोकेट करेंगे। फिर आप सीपीयू की मेमोरी से जो डाटा है उसको डिवाइस की मेमोरी में कॉपी करेंगे। सो साथ साथ आपको ये फंक्शन कॉल्स भी नज़र आ रही हैं। अगर आपने जीपीयू पर मेमोरी एलोकेट करनी है तो उसके लिए आप कूडा मैलक की फंक्शन कॉल को यूज़ करेंगे, और अगर आपने डाटा को कॉपी करना है सीपीयू से जीपीयू पर तो उसके लिए कूडा मेम कॉपी की फंक्शन कॉल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने होस्ट पर मेमोरी एलोकेट करनी है और उस पर डाटा सारा फैच कर लेना है। फिर आपने उतनी ही मेमोरी अपने जीपीयू पर एलोकेट करनी है और अपना डाटा जो है वो सीपीयू से जीपीयू पर कॉपी कर देना है। उसके बाद आपका जो सीपीयू होगा वो आपकी डिवाइस को कुछ वर्क असाइन करेगा। सो आप सीपीयू की मदद से कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस देंगे जीपीयू को कुछ काम करने के लिए। उसके बाद जो आपका जीपीयू होगा वो वाली कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, और जब वो वाली कंप्यूटेशन परफॉर्म कर लेगा तो हो सकता है आपको कुछ मज़ीद काम देने की ज़रूरत हो जीपीयू को, तो फिर आप सीपीयू की मदद से मज़ीद काम असाइन करेंगे। सो ये इसी तरह से चलता रहेगा, सीपीयू काम असाइन करता रहेगा, जीपीयू वो वाला काम कंप्लीट करेगा। अगर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है तो आप सीपीयू की मदद से फिर जीपीयू को असाइन कर सकते हैं। और जब ये सारी की कंप्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप जो रिजल्ट्स होंगे वो जीपीयू की मेमोरी से दोबारा सीपीयू की मेमोरी में कॉपी करेंगे। उन रिजल्ट्स को आप कहीं पे स्टोर कर सकते हैं अगर आपको स्टोर करने की ज़रूरत है। और फाइनली आप जो जीपीयू से भी मेमोरी डी एलोकेट कर देंगे और आप अपने सीपीयू से भी मेमोरी डी एलोकेट कर देंगे। सो ये ओवरऑल जो है लाइफ साइकिल होता है। जी 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 पूछिए। सीपीयू की मेमोरी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी मेमोरी है, मतलब रैम वाली है या सीपीयू की कोई अपनी मेमोरी होगी? जी ये सीपीयू की रैम, ऑब्वियसली रैम की ही बात कर रहे हैं। आपकी जो सिस्टम की मेमोरी होती है सो हम रैम की ही बात कर रहे हैं। सो उसके अलावा जीपीयू की भी उसी तरह से मेमोरी होती है। सो रैम की ही बात हो रही है। जब हम होस्ट मेमोरी कह रहे हैं तो उससे मुराद रैम ही है। जी सही हो गया। ओके और सो ये ओवरऑल लाइफ साइकिल है जीपीयू के प्रोग्राम का। यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अभी आप पूछ लें। अच्छा सर, ये काइंडली ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हम डिवाइस से कोई टास्क क्यों नहीं असाइन कर सकते, होस्ट ही क्यों टास्क असाइन कर रहा है? जी जो जीपीयूज हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। उसका उस पर कोई भी काम लेने के लिए सीपीयू बुनियादी तौर पे वो सारा एज आ मॉडरेटर कह लें या वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। आप सीपीयू की मदद से ही डिवाइस को काम जो है वो असाइन करते हैं। वो एज ए सेल्फ इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर सकता। सो सीपीयू पर वो डिपेंडेंट होता है काम करने के लिए।
तो उससे क्या इसका मतलब ये ले सकते हैं कि जीपीयू के पास अपना कोई पावरफुल कंट्रोल यूनिट नहीं होता? ये कह सकते हैं आप, लेकिन आपको उसको यूज़ करने के लिए कोई ना कोई इंटरफेस की तो ज़रूरत होगी ना। आपको वो वाला इंटरफेस है वो बुनियादी तौर पे आपको सीपीयू की मदद से आप उसको यूज़ करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक। ओके जी। सो अब हम जो है वो बात करते हैं कि आप डिवाइस पर वर्क जो है वो किस तरह से असाइन करते हैं। तो उसके लिए हम बुनियादी तौर पे कर्नल फंक्शंस लिखते हैं। सो कर्नल फंक्शंस के अंदर वो तमाम तर काम जो आप जीपीयू से लेना चाह रहे होते हैं वो आप कर्नल फंक्शन के अंदर लिखते हैं। ये कर्नल फंक्शन का सिंटैक्स है, इसको आप ग्लोबल से ग्लोबल प्रीफिक्स इसके आगे लिखेंगे। बाकी सारा जिस तरह नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं वो उसी तरह से आप लिखेंगे और इसके अंदर आपने जो भी पैरामीटर्स पास करने हैं वो आप इसको पास कर देंगे। सो जिस फंक्शन के आगे भी ग्लोबल आ रहा होगा उससे मुराद ये होगा कि ये वाला फंक्शन डिवाइस पर रन होगा, जीपीयू पर रन होगा। Sir, we have a question here. By saying assigning work to GPU, does it also mean that the algorithm is also present at host and GPU is only helping in running it out? जी आप कह सकते हैं इस तरह से कि एल्गोरिदम ऑब्वियसली आपके सिस्टम पे ही सेव होगा और आपका सीपीयू बुनियादी तौर पे इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ये वाला एल्गोरिदम या ये वाला काम करना है। ठीक। ऑलराइट, सो हम कर्नल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सो कर्नल फंक्शंस के स्टार्ट पे आप ग्लोबल लिखते हैं और बाकी सारा फंक्शन उसके उसी तरह से आएगा और इसके अंदर आपने जो भी पैरामीटर्स पास करने हैं आप पास कर देंगे और आप इस फंक्शन को ऑब्वियसली होस्ट से कॉल करेंगे। आपका सीपीयू जो है वो इस फंक्शन को कॉल करेगा और फिर फिर जो आपकी डिवाइस होगी उस पर ये वाला फंक्शन जो है ये रन होगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी जो रिटर्न टाइप है दैट शुड बी वॉइड। आप यहाँ से कोई डाटा रिटर्न नहीं कर सकते। आप इसकी मेमोरी में, इसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली आप सीपीयू से डायरेक्टली कोई जीपीयू का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने कोई डाटा एक्सेस करना है तो आपको उसको कॉपी बैक करना पड़ेगा। इसी वजह से इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। सो कर्नल फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसकी रिटर्न टाइप वाइड होती है। अगर आपने सीपीयू पर कोई डाटा रीड करना है तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली कॉपी करके सीपीयू पर लाना होगा और फिर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो किसी भी ग्लोबल फंक्शन को कॉल करने के लिए आप इस तरह से उसको कॉल करते हैं। लेट्स से ये कोई कर्नल फंक्शन था, उसके बाद आपके पास ये तीन इस तरह के लेफ्ट एरोस कह लें इनको, ये आएंगे। उसके बाद इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देन ये वाले पैरामीटर्स जो इस फंक्शन को हमने पास करने हैं, जिसको आप डाटा भी कह सकते हैं, वो वाले पैरामीटर्स आप यहाँ पर पास करेंगे। सो अब इन पैरामीटर्स की बात करते हैं कि ये पैरामीटर्स हैं क्या। सो जब कूडा में बुनियादी तौर पे जब आप जीपीयू को कोई वर्क असाइन करते हैं तो उसके लिए आप एक ग्रिड ऑफ ब्लॉक्स लॉन्च करते हैं। सो इसको ज़रा एहतियात से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ग्रिड ऑफ ब्लॉक्स रन करेंगे। एक जो ब्लॉक होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स। सो मल्टीपल थ्रेड्स मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। इसी तरह मल्टीपल ब्लॉक्स मिलकर एक ग्रिड बनाते हैं। सो आप ग्रिड ऑफ ब्लॉक्स रन करते हैं जब आपने जीपीयू को वर्क जो है वो असाइन करना होता है।
सो आपके जो ब्लॉक्स या जो ग्रिड्स होते हैं इनकी जो डायमेंशंस हैं ये 1D भी हो सकती हैं, 2D भी हो सकती हैं या 3D भी हो सकती हैं। सो हम ग्रिड ऑफ ब्लॉक्स रन करेंगे। उनमें से जो ब्लॉक होता है वो एक SM पे मैप होता है। आप मल्टीपल ब्लॉक्स चूँकि लॉन्च करते हैं, सो हर एक जो ब्लॉक होता है वो किसी एक SM पर जाकर मैप होता है। एक SM की जिम्मेदारी होती है कि उस ब्लॉक को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करना है उसने। अगर वो किसी एक SM को असाइन हो गया, फिर उसको कोई दूसरा SM सॉल्व नहीं कर सकता। फिर सिर्फ उसी SM की जिम्मेदारी है जिसको वो असाइन हुआ है, उसने उस पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। आप चूंकि एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं और वो वाले थ्रेड्स ऑब्वियसली उस SM की जो कोर्स हैं वो रन करेंगी, और जो थ्रेड्स होते हैं वो वॉप्स की शक्ल में रन होते हैं। सो वॉप्स के हवाले से भी बात करते हैं कि वॉप क्या चीज़ है। तो ये जो पैरामीटर आपको नज़र आ रहे थे, इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर था दैट इज़ थ्रेड्स पर ब्लॉक, कि एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स होंगे। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर्स है ये है कि एक ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे। ये दो पैरामीटर्स आपको वहाँ पर नज़र आ रहे थे और ये दोनों ये हैं। सो आपने मल्टीपल एक ग्रिड ऑफ ब्लॉक्स लॉन्च करनी है। सो उस ग्रिड ऑफ ब्लॉक्स के अंदर ऑब्वियसली जो ब्लॉक्स होंगे वो थ्रेड्स की एक कलेक्शन है और जो ग्रिड है वो ब्लॉक्स की एक कलेक्शन है। मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये है किस तरह से। लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास लेट्स से 1000 साइज की एक अरे है। सो मैं उतने थ्रेड्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक ब्लॉक रन करें और एक ब्लॉक के अंदर 1000 जो है वो थ्रेड्स लॉन्च कर दें। तो ऐसा करने से होगा ये कि आपके पास एक ब्लॉक लॉन्च होगा, उस ब्लॉक के अंदर 1000 थ्रेड्स होंगे और ये वाला ब्लॉक किसी एक SM पर जाकर मैप हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप ये करते हैं, मैं 2 ब्लॉक्स रन करता हूं और हर ब्लॉक के अंदर मैं 500 थ्रेड्स रख देता हूं, तो इस तरह से भी आपके पास टोटल जो है वो 1000 थ्रेड्स ही लॉन्च होंगे, लेकिन वो 2 ब्लॉक्स में स्प्लिट होंगे। आपके पास 2 ब्लॉक लॉन्च होंगे, एक ब्लॉक के अंदर 500 थ्रेड्स होंगे और एक दूसरा ब्लॉक होगा जिसके अंदर भी 500 थ्रेड्स होंगे। लेकिन इस वाली कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा ये है कि अब आप 2 SMs को यूज़ कर रहे होंगे रादर दैन के एक ही SM पर सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं वो मैप करने की कोशिश करें, क्योंकि SM की कोर्स लिमिटेड होती हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम पैरेललिज्म अचीव करें। सो आइडियली आपको करना ये चाहिए कि ब्लॉक्स का काउंट ज़्यादा होना चाहिए ताकि सारे के सारे SM जो हैं वो ऑक्यूपाई हों। तो एक और कॉन्फ़िगरेशन आप ये कर सकते हैं कि आप 4 जो हैं वो ब्लॉक्स रन करें और हर एक ब्लॉक्स के अंदर 250 थ्रेड्स हों। तो इस तरह से भी ओवरऑल आपके पास 1000 ही थ्रेड्स लॉन्च होंगे, लेकिन चूंकि आपके पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं तो वो 4 डिफरेंट SMs पर मैप हो सकते हैं। सो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आप कर सकते हैं थ्रेड्स को लॉन्च करने के लिए। जी क्लियर है? इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप। सर इसमें लाजमी है कि 2 ब्लॉक्स अगर हमने बनाए हैं तो उनमें थ्रेड्स सेम हों, 700 और 300 कर दें अगर हम। जी आप जितने भी ब्लॉक लॉन्च करेंगे सब में थ्रेड्स का काउंट जो है वो सेम होगा, वो आपको एक ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वो एक ही नंबर आप स्पेसिफाई करते हैं और सभी में काउंट वही रहता है, वो किसी में चेंज नहीं होता। ओके सर। सर जो
थ्रेड्स का काउंट है वो हमारे जो जीपीयू में कोर्स हैं उनके इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है? हाँ, उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं ऑक्यूपेंसी के आगे। अभी सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश करें। अच्छा, जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं थ्रेड्स को लॉन्च करने के लिए, तो वहाँ पर हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे सारे एसएम्स ऑक्यूपाई हो जाएं। जैसे हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पर बात की, सो ये हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन हैं और इनमें से बेहतर ये लास्ट वाली है, क्योंकि हमारी जो कोशिश है बुनियादी तौर पर कि हम अपने तमाम एसएम्स को ऑक्यूपाई करें, रादर देन कि एक ही एसएम पर सारे के सारे थ्रेड्स भेजना शुरू कर दें, क्योंकि एक एसएम उसकी कोर लिमिटेड होती है। अगर मैं कैपिलर के किसी नॉर्मल से जीपीयू की बात करूं तो उसकी 192 कोर्स होती हैं शायद एक एसएम पर। सो चूँकि वो एसएम की कोर्स लिमिटेड होती हैं, अगर आप 192 से ज़्यादा थ्रेड्स पर लॉन्च भी करते हैं तो वो ऑब्वियसली इकट्ठे रन नहीं हो रहे होंगे। इसकी वजह अगर आप मल्टीपल ब्लॉक्स रन करते हैं तो वो ऑब्वियसली फिर मल्टीपल एसएम्स पर मैप होंगे और आपके सारे के सारे एसएम्स ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाएंगे। सो इस केस में जो बेहतर कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास ये लास्ट वाली है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा एसएम्स को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। एक एसएम पे आप इतने थ्रेड्स जो हैं वो रन कर पा रहे हैं। अच्छा सर, इधर क्वेश्चंस हैं दो। एक क्वेश्चन ये है कि क्या ब्लॉक्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो वो कैसे करेंगे? जी, उनकी कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं कि ये कम्युनिकेशन होती कैसे है, वो आगे हम अभी सिर्फ हम और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमें कोई भी जीपीयू खरीदते हुए ज़्यादा एसएम्स को प्रेफर करना चाहिए या कम एसएम्स को प्रेफर करना चाहिए? ऑब्वियसली जो जिस जीपीयू की कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा होती है उसमें एसएम्स भी ज़्यादा होते हैं। सो ज़्यादा एसएम वाला, अगर आप उसको ज़्यादा पावर वाला खरीदेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही एसएम से ज़्यादा होंगे ताकि मैक्सिमम पैरेललिज्म को अचीव किया जा सके। ठीक है। सो आई होप कि ये थोड़ा सा क्लियर है आपको। इसके बाद ये जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है इसके हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आपको ओवरऑल इसमें से जीपीयूज़ में पैरेललिज्म अचीव किस तरह से करते हैं वो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। सो इसमें जो सेकंड आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ थ्रेड पर ब्लॉक, ये तो है हमारे पास ब्लॉक्स का काउंट क्या है और ये है हमारे पास एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स होंगे। सो ये वाले जब आपकी एसएम्स पर मैप होते हैं सो ये बुनियादी तौर पे वॉप्स की शक्ल में एग्जीक्यूट होते हैं। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है वॉप्स का। सो ये जो हैं ये वॉप्स की शक्ल में एग्जीक्यूट होते हैं। जब एक ब्लॉक किसी एसएम पर मैप हो जाता है तो मैप होने के बाद वो वॉप्स की शक्ल में एग्जीक्यूट होता है और एक जो वॉप होता है वो बुनियादी तौर पे 32 थ्रेड्स का मजमुआ होता है। सो यहाँ पे आपके पास जितने भी आपने टोटल थ्रेड्स रखे हुए हैं इनके वो आप वॉप्स बनाएगा। लेट्स से यहाँ पे 250 हैं। सो आप 250 को 32 पर अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास जितना भी नंबर आएगा ये कितना आएगा प्रोबेबली 6 के लगभग। जी सर 7.8। ओके 7.8। तो ऑब्वियसली फिर आपके पास टोटल 8 वॉप्स रन होंगे अगर ये 7.8 आएगा और जो बिल्कुल लास्ट वॉप होगा उसमें जो एंड वाले जो हैं थ्रेड्स वो एम्प्टी होंगे, वो कोई काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन टोटल आपके पास 8 वॉप्स रन होंगे और वो 8 वॉप्स जो हैं वो बारी बारी आपके जो एसएम की कोर्स हैं उन पर मैप होंगे। सो इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि आपने ये वाला जो नंबर रखना है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 32। अगर आप 32 का मल्टीपल नहीं रखते तो इसका मतलब है कि आप कुछ थ्रेड्स की जो स्पेस है वो वेस्ट कर रहे हैं। सो जब भी आपने ये नंबर डिसाइड करना है तो इसको आपने 32 का मल्टीपल रखना है लाजमी तौर पे, क्योंकि 32 का मल्टीपल रखेंगे तो फिर ही जो थ्रेड्स की कुछ स्पेसेस हैं वो वेस्ट नहीं होंगी। सो आप इसको 64 रख लें, 32 रख लें
96 रख लें, 128 रख लें, 256, तब ये 32 का मल्टीपल होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपने टोटल कितने थ्रेड्स लॉन्च करने हैं। लेट्स से मैंने 1000 की अगर अरे प्रोसेस करनी थी तो मैं यहाँ पे 256 यहाँ पे काउंट रख रहा हूँ और इस तरह के 4 मैं ब्लॉक्स लॉन्च करूँ तो मेरे पास टोटल 1000 से ज़्यादा थ्रेड्स हो जाएंगे। सो फिर उस तरह से मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर लूँगा। सो आपके एक ब्लॉक के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं just a second. Alright जी, सो जी ज़ैनुल आबिदीन का क्वेश्चन है कि ये थ्रेड्स जो हैं वो कलेक्शन की शक्ल में क्यों एग्जीक्यूट होते हैं। ये ऑब्वियसली एनवीडिया का आर्किटेक्चर ही इस तरह का है कि बैक एंड पे वो मैनेज ही उसको कलेक्शन की फॉर्म में करते हैं। आप एज अ प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं, सो आपको बस ये चीज़ इंश्योर करना है कि वो हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन उस तरह की है कि वो एज अ कलेक्शन ही उसको रन करता है। सो आपने जब एज अ प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम करना है तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन की वजह है, उसकी बुनियादी वजह है। इसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम उसको कलेक्शन की शक्ल में एग्जीक्यूट करें या कलेक्शन की शक्ल में ना एग्जीक्यूट करें। ओके, जी, सो क्लियर है ये सबको बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट? अच्छा सर, इधर एक क्वेश्चन जो इमर्ज करता है वो ये है कि अगर आपका प्रॉब्लम का साइज़ ही 32 का मल्टीपल ना हो तो फिर तो आपको हर केस में जो है वो कुछ थ्रेड्स ज़ाया करने पड़ेंगे। जी ऑब्वियसली अगर आपकी प्रॉब्लम का साइज़ उसका मल्टीपल नहीं है तो आप कुछ एक्स्ट्रा लॉन्च करेंगे तो वो इन एनी केस ज़ाया होंगे। तो इसका कोई सलूशन नहीं है, ये इसी तरह से ही होगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम साइज़ की बात करें कि लेट्स से आप मिलियन में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सो अगर आप उतने थ्रेड्स ओवरऑल लॉन्च करते हैं, सो एंड वाला जो बिल्कुल ब्लॉक होगा उसमें से कुछ एंड वाले बिल्कुल ज़ाया हो रहे होंगे। अगर आप उस सेंस में देखें, सारे ब्लॉक्स में से ज़ाया नहीं हो रहे होंगे। सो वो बहुत कम है, क्योंकि हम छोटी प्रॉब्लम्स की तो बात नहीं कर रहे, हम बड़ी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं और जहाँ पे मिलियंस में आपको प्रोसेसिंग करना होगा। तो उसमें से भी बिल्कुल जो एंड वाला ब्लॉक होगा उसके एंड वाले, उसके अलावा बात एक्चुअली यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है कि हम इस वक्त जो है वो ये नहीं देख रहे कि हर एसएम में कोर्स कितनी है, ठीक, यानी कि हम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन को नहीं देख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की साइज़ को देख रहे हैं। क्या ये पार्शियल व्यू जो है वो ख़तरनाक नहीं हो सकता? यहाँ पर एसएम की कोर्स का ताल्लुक है। सो जीपीयू जब स्केजुलिंग करता है तो वो सिर्फ एक ही ब्लॉक उसको असाइन नहीं करता, वो मल्टीपल ब्लॉक्स बुनियादी तौर पे एक ही एसएम को असाइन कर देता है। सो उस केस में स्केजुलिंग जो किस तरह से हो रही होती है, अब लेट्स से एक वाक में अगर आपने कम एक लेट्स से ब्लॉक में कम भी थ्रेड्स हैं तो उसके अंदर चूंकि मल्टीपल ब्लॉक्स उसको असाइन हुए हैं तो वो सभी ब्लॉक्स में से वॉक्स को लेके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। वो अपनी ऑक्यूपेंसी पूरी ही रखेगा एक एसएम जो होता है। ठीक ठीक ठीक। आई होप ये मैंने जो बात की है ये आपको क्लियर है। जी सर, थैंक यू। सर जो एक एसएम होगा वो एट अ टाइम पे मल्टीपल वार्स को एग्जीक्यूट कर रहा होगा? जी इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। उस पर मल्टीपल ब्लॉक्स उसके ऊपर असाइन होते हैं एक एसएम को, उसके बारे में बात करते हैं आगे। ऑक्यूपेंसी की जब बात करेंगे तो उसको डिटेल से देखते हैं।
जी, अगर आपका साइज डायनामिक है, अगर आपको शुरू से नहीं पता, तो उस केस में ऑब्वियसली जब हम डिवाइस की बात करें तो वहाँ पे तो साइज मेंशन होना चाहिए लाजमी तौर पे कि कितने थ्रेड्स लॉन्च करने हैं और वो कौन से डाटा पर काम कर रहे हैं। सो अगर आपको ओवरऑल डाटा का साइज नहीं पता तो आप उसके पोर्शंस चंक्स जो हैं वो फैच करते रहें बारी बारी और उन चंक्स पे प्रोसेसिंग करते रहें अनटिल अनलेस वो ख़त्म हो जाता है। और एक चंक जो आपने फैच किया होगा उसका साइज आपको पता होगा, सो उस साइज के हवाले से आप थ्रेड्स जो हैं वो लॉन्च कर देंगे। ओके, जी। सो उसके बाद एक और जो लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आप ब्लॉक्स तो जितने मर्जी लॉन्च कर लें, लेकिन जो आपके थ्रेड पर ब्लॉक है इस पर लिमिट होती है जीपीयूज़ की। ये एक आप खास लिमिट से ज़्यादा लॉन्च नहीं कर सकते। सो कुछ जो जीपीयूज़ हैं उनमें ये लिमिट 512 की होती है, और कुछ जीपीयूज़ में ये लिमिट 1024 की होती है। इसी तरह कुछ में 1500 के लगभग होती है और कुछ में 2048 तक की लिमिट होती है। सो आपकी जो इसमें सेकंड पैरामीटर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ थ्रेड पर ब्लॉक, जो कि ऑब्वियसली वाप की शक्ल में आगे जाके एग्जीक्यूट होगा, इसकी लिमिट है। ये आप एक खास हद से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब ये डिपेंड करता है कि आप जीपीयू कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उस जीपीयू की लिमिट क्या है। अगर उसकी लिमिट 512 है तो आप 512 से लॉन्च ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप लॉन्च करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसी तरह जो जनरल लिमिट होती है दैट इज़ 1024, ये एक बहुत ही कॉमन लिमिट है। इतने थ्रेड पर ब्लॉक आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, इससे कम आप ज़रूर रख सकते हैं। इसी तरह कुछ जीपीयूज़ की लिमिट्स डिफरेंट होती हैं। सो जब आप जीपीयूज़ की एक कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करते हैं तो वहाँ से आपको ये सारी लिमिट्स जो हैं उस जीपीयू की वो मिल जाएंगी। सो ये इम्पोर्टेंट है जब भी आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। सो इस पर लिमिट होती है। उसके बाद ब्लॉक्स आप जितने मर्जी रख लें, वो आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी लॉन्च कर सकते हैं। जी, क्लियर है सब? तो ये सर ये जो भी आपने कहा है कि कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर लेंगे, तो सर ये कोड में रन टाइम पे चेक करेंगे या कोड करने से पहले हम स्पेसिफिक होके देखेंगे कि हम किसके लिए कोड कर रहे हैं? जी जी, जीपीयू की आप एक डिवाइस क्यूरी होती है वो आप रन करते हैं जीपीयू पर, तो उससे आपको उस जीपीयू की सारी डिटेल पता चल जाती है कि इसकी मैक्सिमम थ्रेड पर ब्लॉक की लिमिट क्या है, इसकी शेयर्ड मेमोरी कितनी है, इसका ग्लोबल मेमोरी कितनी है, वो सारी डिटेल काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन जीपीयू की आप अगर देखना चाहें तो एक डिवाइस क्यूरी होती है, वो अगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ, जब वो आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन आपके सामने आ जाती है। फिर उसको देखकर आप उस जीपीयू के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम कर सकते हैं। जी, ये अब तो बात ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके ओके जी, सो ये हमने थोड़ा सा बात कर ली। सो आप इसको थोड़ा सा एक मिसाल देख लें। सो लेट्स से आपके पास एक अरे है और हर एक अरे को आप किसी एक नंबर से मल्टीपल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अरे के तमाम तरह एलिमेंट्स को डबल करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये उसका एक फैक्टर होगा दैट 2। अगर आप उसको ट्रिपल करना चाह रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर 3 होगा। सो ये एक एग्जांपल है और यहाँ पर हमारे पास उसका सीरियल कोड जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि हम सिंपल सा एक लूप लगाते हैं 0 से लेके n तक और हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने टाइम्स आपने उसको बढ़ाना है। सो ये एक सिंपल सा एक सीरियल कोड है। अब अगर इसके अल्टरनेट अगर आपने एक पुटा का प्रोग्राम लिखना है तो आप उसी तरह से एक कर्नल फंक्शन लिखेंगे जिस तरह से हमने अभी बात की है। सो यहाँ पे मेरे पास उसको आप ग्लोबल प्रीफिक्स से आप उसको इनिशियलाइज करेंगे, देन हमारे पास इंक्रीज बाय x है और यहाँ पे आप अरे पास करेंगे जिस अरे से आपने डाटा इनपुट करना है
और ये वो वाली अरे है जिसमें आपने डाटा आउटपुट करना है, और ये वो वाला फैक्टर है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हर इंडेक्स के अगेंस्ट हम एक थ्रेड लॉन्च करेंगे, सो आप सिंपली थ्रेड की आईडी को फेच करेंगे और आप अरे के इंडेक्स को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी उसका सबस्क्रिप्ट आएगा, उसमें आप स्टोर कर देंगे। और फिर ये वाली जो अरे होगी इसको आप दोबारा कॉपी कर सकते हैं अपने होस्ट में वापस। तो इस तरह से आप एक कर्नल फंक्शन लिखेंगे। अब अगर मैंने इसको कॉल करना है तो मैं उसी तरह से इंक्रीज बाय एक्स इस फंक्शन को कॉल करूँगा, और यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करनी है कि मैं एक ब्लॉक लॉन्च कर रहा हूँ और ब्लॉक के अंदर n थ्रेड्स होने चाहिए, और उसी तरह से इनपुट रे पास कर रहे हैं, आउटपुट रे, और वो फैक्टर आप पास कर रहे हैं। सो ये एक सिंपल सा सीरियल के कोरस्पॉन्डिंग उसका जो पूरा कोड है वो ये होगा आपके पास। सिंपल आपने एक कर्नल फंक्शन लिखना है और एक उस कर्नल फंक्शन को आपने लॉन्च कर देना है। सो ये इस तरह से आप कॉन्करेंसी को अचीव करते हैं कोडा में। इसको हम पूरी मिसाल को हम आगे देखते हैं। तो इस मिसाल को मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। सो जी ये मेरे पास जी वो सारा प्रोग्राम है जिसमें मेरे पास रे का साइज जो है दैट इज़ 1000, और अब आपने उस रे को इंक्रीज करना है, उसके हर एक इंडेक्स को आपने एक खास एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। सो जिस तरह से हमने उसके लाइफ साइकिल की बात की थी, सबसे पहले हम इनपुट अरे डिक्लेयर करेंगे। ये मेरे पास इनपुट अरे है, इसकी आप मेमोरी सीपीयू पर एलोकेट कर रहे हैं, और सीपीयू पर एलोकेट करने के लिए अगर आप सी से फेमिलियर हैं तो हम सिंपल मैलिक यूज़ करते हैं। सो आप मैलिक करके उतने साइज की अरे जो है वो इधर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद चूँकि हमने आउटपुट भी उसकी कुछ सेव करनी है, तो मैं एक आउटपुट अरे भी यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसमें जब रिज़ल्ट कंप्यूट होगा तो आप फिर अपनी जीपीयू मेमोरी से वापस सीपीयू मेमोरी में कॉपी कर लेंगे उसको। उसके बाद उसी तरह से मेरे पास आप उतनी ही मेमोरी डिवाइस पर एलोकेट करेंगे। ये डिवाइसेस की अरेज हैं दोनों, और इस पर भी आप उतनी ही मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। सो ये डिवाइस पर मैंने उतने साइज़ की अरेज, इनपुट अरे और आउटपुट अरे मैंने क्रिएट की। उसके बाद आपने सिंपली इस होस्ट अरे को इनिशियलाइज़ किया। ये जो मेरे पास इनपुट अरे है इसको मैंने यहाँ पे सिंपली इनिशियलाइज़ कर दिया। देन आप कूडा मेम कॉपी की कॉल को यूज़ करेंगे कि मैंने अरे इनपुट जो कि मेरी होस्ट है उससे कॉपी करना है डिवाइस की मेमोरी में, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये होस्ट से डिवाइस की तरफ हो रही है, इनके सीपीयू से आपकी जीपीयू की तरफ हो रही है, और इसमें कितना बाइट्स आपने ट्रांसफ़र करनी है ये यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये इसका ये पैरामीटर है। उसके बाद ये वाला वो फैक्टर है जिससे आपने सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। देन हमने कर्नल लॉन्च किया, और जब आपने कर्नल लॉन्च किया तो उसके अंदर मैंने इनपुट रे और आउटपुट रे डिवाइस की वो दोनों पास कर दी, और मैंने एक्सेप्ट को भी पास कर दिया यहाँ पे। सो जब ये कर्नल लॉन्च होगा तो आपके पास इतने थ्रेड्स यानी कि 1000 थ्रेड्स लॉन्च होंगे, और वो सारे के सारे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप करेंगे ये कि हर एक थ्रेड की आईडी को फेच करेंगे, और उसकी जो भी आईडी है उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पर आप अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर लेंगे। तो चूँकि आपने 1000 थ्रेड्स लॉन्च किए हैं तो मेरे पास 0 से लेके 999 तक आईडीज़ होंगी थ्रेड्स की। सो पहले थ्रेड की आईडी 0 होगी, दूसरे की 1, तीसरे की 3, इसी तरह आप टू 999 तक सारों की आईडीज़ होंगी, और हर एक थ्रेड उसकी आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी अरे का इंडेक्स बनता है उस पर उसको जो भी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है वो कर देगा।
अब आपने प्रोसेसिंग कर ली और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आउटपुट अरे में अब स्टोर हो चुके हैं। तो फिर आप एक CUDA मेम कॉपी की कॉल यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार आप डिवाइस से होस्ट की तरफ कॉपी करेंगे, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अब आपके स्टोर हो जाएंगे अरे आउट में। तो उसके बाद अगर आपने उसको सिंपल स्टोर करना है, प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। और फाइनली आप GPU से मेमोरी को भी डी एलोकेट कर देंगे और CPU से मेमोरी को भी डी एलोकेट कर देंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्राम का। सो इस तरह से आप प्रोग्राम को रन बनाते हैं CUDA के। सो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आउटपुट इसकी नज़र आ जाए कि ये वाकई काम कर रहा है। सो रन करने के लिए ऑब्वियसली CUDA की टूल किट आप इंस्टॉल करेंगे। जब आप CUDA की टूल किट इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं उस डायरेक्टरी में जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके हमारे पास जो कंपाइल करने की कमांड होती है दैट इज़ nvcc, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे जो भी आपका प्रोग्राम। तो ये वाला इस प्रोग्राम का नाम मैं मेंशन करूँगा। उसके बाद जिस नाम से आपने एग्जीक्यूटेबल जनरेट करनी है वो आप मेंशन करेंगे। सो इस तरह से आप अपने CUDA के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। सो ये मेरे पास कंपाइल हो गया और इसने एक एग्जीक्यूटेबल जो है वो जनरेट करती है। इसको अगर आप फोल्डर में जाएं तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एग्जीक्यूटेबल मेरे पास अब जनरेट हो चुकी है। सो अब आप सिंपल इसको ये उस कुछ इनपुट अरे जनरेट हुई थी और उसके तमाम तर एलिमेंट्स को उसने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये एक सादा सा प्रोग्राम था जिसको हमने कंपाइल करना भी देख लिया और उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं वो भी देख लिया। सिंपल nvcc की आप कमांड यूज़ करते हैं अगर आपकी मशीन में CUDA जो है वो मौजूद है तो। इस तरह से आप उसको रन कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से आपके पास अपनी मशीन में GPU नहीं है, तो उस केस में आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आप कोलैब को यूज़ करें। आई होप उस्मान ने आपको कोलैब के बारे में बताया है। आप जाएंगे, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है। सो कोलैब पे आप जाएं और यहाँ पर जाके अब आपके पास इसको कंपाइल करने का, इसको रन करने के लिए काफ़ी सारे तरीक़ाकार हैं। उस्मान ने भी आपको एक तरीक़ाकार बताया होगा, लेकिन मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता देता हूँ आपने कैसे इसको एक्जीक्यूट करना है। लेकिन उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने यहाँ पे रन टाइम पे जाके यहाँ पे GPU सेलेक्ट करना है। ये लाजमी इम्पॉर्टेंट है कि हार्डवेयर एक्सेलरेटर GPU हो, ताकि आप किसी ऐसी मशीन क्लाउड पे आपको मिल जाए जिसमें GPU मौजूद है। उसके बाद जो है आपने एक GitHub पे एक रिपोजिटरी है जो आपको अलाउ करती है कि आप जो जुपिटर की नोटबुक है उसके अंदर डायरेक्टली CUDA का प्रोग्राम रन कर सकें। ये वाली कमांड आपने एज इट इज़ रन कर देनी है।
ये कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेगा ताकि जुपिटर नोटबुक में हम डायरेक्टली प्रोग्राम को रन कर सकें। सो ये कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और प्लगइन को इस नोटबुक के साथ अटैच कर लेंगे, अब आप सिंपल ये कर सकते हैं कि किसी भी सेल में जाके उसके शुरू में परसेंटेज कूड़ा लिखें और उसके नीचे आप अपना कोड पेस्ट कर दें और उस कोड को सिंपल, जिस तरह आप सिंपल एक सेल को रन करते हैं उस तरह से अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें सिंपल हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम है जिसमें पास नंबर ऑफ ब्लॉक 16 है और हर एक ब्लॉक के अंदर एक थ्रेड है। आपने टोटल 16 थ्रेड लॉन्च किए। हर एक थ्रेड सिंपल एक मैसेज प्रिंट करता है कि आई एम थ्रेड इन दिस ब्लॉक, क्योंकि हर एक ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड है। आपको ये सारे का सारा मैसेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप सिंपल इस तरीके से जो जुपिटर नोटबुक है उसमें आप रन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है इसी तरह से, और उसके बाद उस सेल के शुरू में परसेंटेज पूरा आप मेंशन करेंगे। एक तरीकाकार ये है। सेकंड तरीकाकार ये है कि आप लेट्स से मेरे पास ये वाला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के शुरू में मैं ये मेंशन करूँगा कि मैं इसको एक फाइल में राइट करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ program.cuda। अगर अब मैं इस सेल को रखूँ, इसको रन करूँ, तो उसके नीचे जो भी कोड होगा वो बुनियादी तौर पे क्लाउड के ऊपर एक फ़ाइल में सेव हो जाएगा जिस फाइल का नाम program.cuda है। उसके बाद उसी तरह से आप NVCC की कमांड से इसको, जिस तरह से मैंने आपको अपनी मशीन पर शो किया, आप NVCC से कंपाइल करके उसको इसी तरह से यहाँ पर रन कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये भी है कि आप सिंपल उसकी एक फ़ाइल राइट करें क्लाउड पे और राइट करने के बाद NVCC की कमांड की मदद से आप उसको एग्जीक्यूट कर लें। आप कोल ऐप पे भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। उसके काफ़ी सारे तरीकाकार मौजूद हैं। ये दो तरीकाकार थे, ये काफ़ी सिंपल हैं। ये वाली नोटबुक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप इसको यूज़ करते हुए कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। हाँ जी। अब हम अपनी डिस्कशन जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ब्रेक थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो वो ले लें ताकि थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लें। हुसनैन, क्या कहते हैं आप? जी हम यहाँ 15 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम 15 मिनट के बाद दोबारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे।